ओके, तो ये चैप्टर 10 होगा हमारा, और इसमें हम बेसिकली बात करेंगे अपने कॉलोनियलिज्म पे। और जो हम देखेंगे सिर्फ कंट्री साइड्स पे, है ना। कंट्री साइड मतलब देखो, इसे हिंदी में औपनिवेश करते हैं, यानी दूसरा कोई अगर किसी पे इस तरीके से रूल कर रहा है कि इसका पूरी तरीके से शोषण करना है ना, तो इसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। इसमें क्या है कि मतलब ज़्यादातर इकोनॉमिकली लॉस पहुंचाना या ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ को हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और ये हम देखेंगे कंट्री साइड पे, मतलब मेन हमारा सिटी के अंदर ये चीज़ें नहीं हो रही होंगी। सिटी के बाहर और आसपास में जो एरियाज़ होते हैं, जो गांव वगैरह के देहात के एरिया होते हैं, उनके एरियाज़ में हम देखेंगे क्या दिक्कतें आई। छोटा सा आपका ये ग्रे फील्ड में बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें पूरे चैप्टर में है। हालांकि हमें 2021 के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग से पूरा नहीं देखना है, पेज नंबर 274 तक ही देखना है। पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि चैप्टर में है क्या, है ना। सबसे पहले चैप्टर में मेन आपका परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर बात करी जाएगी कि यहाँ पे आपके जो मतलब ज़मीनें थी, ज़मीनें पे अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे। तो उसमें एक आया था परमानेंट सेटलमेंट, उसके कारण से कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें हुई। आपको इसमें अलग अलग ज़मींदार जो बंगाल में थे उनकी क्या कंडीशन चल रही थी। फिर उसके बाद ये चैप्टर आगे पढ़ेगा जहाँ राजमहल हिल्स, जहाँ पे परिहार्स और संथाल्स रहा करते थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। और अंतिम में हम जो डेक्कन की तरफ मूव करेंगे, डेक्कन जो वेस्ट में है उसकी तरफ मूव करेंगे। शुरुआती चैप्टर में हमें ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ, ज़्यादातर हम बंगाल के रीजन्स में स्टार्टिंग में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ चल रही थी, जिसको ईस्ट कहते हैं। ईस्ट ऑफ कंट्री में हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी, वहाँ कौन सी चीज़ें ऐसी हुई जिसके कारण से ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, फेमाइन वगैरह की कंडीशंस देखेंगे, उसमें क्या रूल्स लाए गए जिसके कारण से और ज़्यादा दिक्कतें आ गई। और उसमें अलग अलग फैक्टर्स जैसे ज़मींदार, है ना, और रैयत वगैरह, है ना, जोतदार, इन लोगों की क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे अल्टीमेटली लिए गए, और उसके बाद फाइनली उसका रिजल्ट क्या निकला, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में ओवरऑल देखेंगे और उनके रीजंस जानने की हम कोशिश करेंगे, है ना। तो एक चीज़ जो शुरुआत में ज़्यादातर इंट्रोड्यूस होगी वो होगी परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा पहले चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले समझ लो परमानेंट सेटलमेंट होता क्या है। मान लो ये कोई इतनी बड़ी ज़मीन है, इस पर अभी हम डिबेट नहीं कर रहे हैं कि ये लैंडलॉर्ड की है मतलब ज़मींदार की है। लैंडलॉर्ड और ज़मींदार यहाँ पे दो अलग अलग लोग रहेंगे, दोनों लोग सेम नहीं रहेंगे। मतलब किसी की ज़मीन है तो वो हो गया लैंडलॉर्ड, लेकिन ज़मींदार ऐसे नहीं रहेंगे कि इनकी ज़मीन ही होगी, है ना। यहाँ पे उनका दूसरा मतलब आएगा। ज़मींदार वो होंगे जो जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि टैक्स कलेक्ट करें। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ के उसके ज़मीन के मालिक भी हों। तो यहाँ परमानेंट सेटलमेंट में देखो, परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि मान लो इतनी बड़ी ज़मीन है, इतनी बड़ी ज़मीन से कुछ ना कुछ टैक्स जाना होता था। मतलब एरिया वाइज डिवाइड कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय पे मोनोपोली इसके पास थी, जो ब्रिटिशर्स ने दे रखी थी कि इंडिया और चाइना पे आप जा कर के ट्रेड करो। तो ये ट्रेड के लिए आए हुए थे, सिंपली व्यापार कर रहे थे, तो है ना। तो मान लो इतनी बड़ी कोई ज़मीन है, फिक्स लैंड है, उसका इन्होंने फिक्स कर दिया था कि भाई ऐसा है कि 1,000 रुपये जो है वो हर हर बार आपका टैक्स मेरे पास आना चाहिए। मान लिया मंथली उन्होंने कर दिया कि मंथली इतना टैक्स आपका हमारे पास आना चाहिए, है ना। तो अब ये फिक्स था। मतलब अभी ये जो पर्सन है इससे वो अगर 200 रुपये निकालता है तब भी उसे 1,000 देना है, और इससे अगर 2,000 निकालता है तब भी उसे क्या देना था, 1,000 देना था, है ना। तो ये कुछ परमानेंट सेटलमेंट की चीज़ें थी। अब इसके ही बारे में पूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि क्या ये चीज़ें सही थी, क्या दिक्कतें आई, उस पर अलग अलग चीज़ें क्या चली, है ना। स्टार्ट होगी हमारी चीज़ें कहाँ से, बंगाल से। बंगाल के और वहाँ के ज़मींदार के बारे में हम पढ़ेंगे। बंगाल में एक प्लेस है बर्दवान, पहले उसे कहते थे, अभी भी है, उसको हम अब बर्धमान कहते हैं, काफ़ी फेमस जगह है वो। तो ये बात है कब की, 1797 की है ना। ये बात हम देख रहे हैं 1797 में एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पे। 1797 के टाइम पे बर्दवान में एक ऑक्शन चल रहा था। ऑक्शन वगैरह आपको पता होगा, ऑक्शंस में क्या होता है कि कोई चीज़ होती है उसकी नीलामी होती है, कई सारे लोग उसकी बोली लगाते हैं कि भाई मैं इसके 10 रुपये दूंगा, हम इसके 20 रुपये देंगे, और उसके अकॉर्डिंग से जिसकी बोली सबसे ज़्यादा होती है उसको क्या है कि मान लिया जाता है ना, कि इसी को चीज़ें बेची जाएंगी। तो ऐसा ऑक्शन होता होता है 1796 में एक बड़े से पब्लिक इवेंट पे। इसमें हो क्या रहता है, कई सारे महल वगैरह जो बर्दवान जगह के राजा वगैरह का रहता है उनको बेचा जाता है ना, बीइंग सोल्ड, बेचा जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो वो परमानेंट सेटलमेंट के ऑपरेशन के कारण से होता है ना। तो अब देखो, द परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन इन 1793। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कब आया था ये ऑपरेशन में, ये आपको पहली चीज़ आपके अपने उसमें नोट डाउन रखनी है, 1793 में ये आया था।
इसमें क्या था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कंपनी ने एक फिक्स कर दिया था कि इतने एरिया में इतना पर्टिकुलर वो टैक्स है। टैक्स उसे नहीं कहते थे, उसे वो क्या कहते थे, रेवेन्यू, है ना। तो रेवेन्यू है जो देनी होती थी ब्रिटिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जानी होती थी, है ना। तो ये पूरा था परमानेंट सेटलमेंट में, है ना। अब इसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा, है ना, लोग थे, ये लोग कंफ्यूज थे कि किसको, मतलब कैसे इनसे कलेक्शंस किया जाए। बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, है ना। तो न्यूमरस परचेजर केम इनटू द ऑक्शन एंड द स्टेट्स वेर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, but the collector soon discovered a strangest twist to the tale. Many of the purchasers turned out to be servants and agents of the rajas and who had bought the land on behalf of their master. तो ये बोल रहा है कि शुरुआत में देखो क्या हुई थी कि इन्होंने ये देखा कि रेवेन्यू तो कलेक्ट करना है लोगों से, लेकिन रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा, है ना। तो कलेक्ट करने के लिए इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दे दी, किसको दे दी, ज़मींदार को। कि यार ऐसा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा सोचा। ये सारे टर्म्स, इसमें 2 3 4 टर्म्स आएंगे इंपॉर्टेंट, वो तुम्हें रखने हैं अपने पास, है ना। जैसे ज़मींदार पहला टर्म आया। ज़मींदार कौन था थोड़ा सा मैंने बता दिया है, तो थोड़ा सा और देख लो। मान लो एक एरिया है, लेट से एक दिल्ली का शहर ले लिया हमने ना, तो दिल्ली के शहर के आसपास का कोई एक गांव है छोटा सा, मान लिया एक सुल्तानपुरी गांव है। सुल्तानपुरी में क्या है कि कई सारे लोगों के पास ऐसे ज़मीन वगैरह होंगी, खेतीहर होंगे, खेती वगैरह करते होंगे। तो इन लोगों को हम कहेंगे रैयत्स, RYOTS। ये सारे टर्म्स चैप्टर में यूज़ होंगे, इनको हम रैयत कहेंगे। मेनली ये कौन थे, पीजेंट्स थे, है ना, पीजेंट्स थे। अब उसके बाद आएगा टर्म ज़मींदार। ज़मींदार कौन थे कि भाई ऐसे कई सारे रैयत थे शहर के अंदर, और उसमें क्या था कि ज़मींदार क्या था, पहले राजा हुआ करते थे, लेकिन राजा को ही ज़मींदार इन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना दिया। मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन सभी लोगों से क्या है, टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, इन द सेंस कि रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग से ये कलेक्ट करेंगे और ला करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे, है ना। और बीच में जो मार्जिन वगैरह रहेगा वो ये अपने रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़मींदार वगैरह को रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये ज़मींदार का आया, है ना। फिर तीसरा टर्म एक इसमें इस चैप्टर में आएगा, वो आएगा एक जोतदार, है ना। जोतदार क्या होते थे, जोतदार ये थोड़े से मतलब ऐसे ऐसे वाले होते थे जो रैयत से थोड़े ज़्यादा अमीर रहते थे, है ना। जैसे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है मान लो, है ना। ऐसे किसान है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अपने अंडर में कई सारे किसान की एक टोली रखते थे, कई लोगों को रखते थे, और वो उसी गांव के, जैसे ये ज़मींदार तो बाहर से आ रहा है, तो उसके उसके हो सकता है कि कंट्री साइड में अगल बगल में कई सारे छोटे से 1 2 3 ऐसे करके मान लो 20 छोटे छोटे गांव थे। लेकिन हर एक गांव में कुछ रहेंगे क्या, जोतदार रहे होंगे। जोतदार क्या करते थे कि प्रॉपरली इसी गांव के रहा करते थे। तो गांव के रहने के कारण से क्या था कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस इन गांव वालों पे इनका था, क्योंकि ये लोकल के थे। और जो ये कहते थे ज़्यादातर वो लोग वही जानते थे, क्योंकि जो किसान वगैरह होते थे वो ज़्यादा किसको अपने तरफ फैमिलियर मानेंगे, इन जोतदार को मानेंगे, क्योंकि इनसे डायरेक्ट उनका कांटेक्ट होता था। और जनरली जो बात जोतदार कहता था वो ये लोग मान लेते थे, है ना। तो इसको वहाँ पे इन लोग बहुत ही माना करते थे, रैयत वगैरह, है ना। तो ये कुछ पावरफुल होते थे, रैयत ही समझ लो, लेकिन कुछ पावरफुल रैयत होते थे जो इन सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करते थे। जनरली ज़मींदार और रैयत के बीच का एक एक सिरा होता था जोतदार, उसके बाद से ये ज़मींदार को जाते थे पैसे, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि शुरुआत में ये देखा गया कि ये लोग क्या है, पैसे तो दे रहे थे, है ना, लेकिन पैसे के बाद भी क्या हो रहा था कि ज़मींदार पूरी तरीके से रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस कारण से इनके क्या हो रहे थे, ऑक्शंस हो रहे थे, जो चैप्टर में भी हमने देखा कि ऑक्शंस बर्दवान में हो रहे हैं। पर इस ऑक्शन में अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि ना ज़मींदार को ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो बड़े ही स्मार्ट तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से वो क्या करता है कि जो ऑक्शन होता है उसको फिक्शियस बना देता है। फिक्शियस में मतलब होता क्या है कि कभी कभी क्या करता है कि अपने लोगों को ही भेज देता है कि वो चीज़ों को खरीदो, है ना। ऐसा कर दिया, कभी कभी क्या कर दिया कि किसी लोग को और ख़रीदने ही नहीं देगा, है ना। फिर उसके बाद से क्या होता था कि मैनी ऑफ द परचेजर्स टर्न आउट टू बी सर्वेंट। ऐसा अक्सर माना जाता मिलता था कि जो लोग खरीदने आए हैं, बोली लगा रहे हैं, वो जो राजा है, जो ज़मींदार एग्जैक्टली है, उसी के ही सर्वेंट या एजेंट्स वगैरह थे। वो बोली लगाते थे, बाद में पैसे ही नहीं देते थे, है ना। तो ये सारी दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। अब सेकेंड टॉपिक है द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। मतलब भाई रेवेन्यू ये लोग दे क्यों नहीं पा रहे थे। मान लो अगर 1000 रुपये फिक्स कर दिया गया एक ज़मीन पे जो टैक्स देना है, तो 1000 ये दे क्यों नहीं पा रहे थे, है ना। दिक्कतें कहाँ आ रही थी, उसके बारे में अब सेकंड टॉपिक में पढ़ रहे हैं। देखो बात ऐसी हुई कि सिर्फ बर्दवान राज में नहीं, आसपास के और जगहों के भी राजाओं के जो चीज़ें थी वो बिक रही थी, है ना। अब ऐसा इसलिए था, ओवर 75% ऑफ द जमींदार चेंज हैंड आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट, है ना।
अब एग्जैक्टली देखो ऐसा हुआ क्या, शुरुआत में क्या है कि इन लोगों का वहाँ पे कुछ ऐसा ना फेमाइन जैसी कंडीशंस आई थी, है ना। वहाँ पे क्या हुआ था कि शुरुआत में फेमाइन भी आ गई थी, विथ रिकरेंट फेमाइन, है ना। क्राइसिस तो थी, और डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर, मतलब एक तो भूखा पड़ा है और ऊपर से वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह हो भी नहीं पा रहा है, खेती वगैरह शुरू हो भी नहीं पा रही है ना। तो वहाँ दिक्कतें हो रही थी, है ना। तो इसमें जब वो ऑलरेडी दिक्कत में थे तो वो किसी को कैसे पैसे दे पाते हैं, है ना। तो बात ये आई कि जब उनके उनके ऊपर ये सारी जो दिक्कतें, मतलब उन लोगों ने टैक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें लगाई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो ये चीज़ें सोची, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम यहाँ पे क्या है कि ये ट्रेड पर रेवेन्यू एक फ़िक्स लगा देंगे, तो इससे ये हो जाएगा कि हमें, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फिक्स अमाउंट हर मंथ आता रहेगा। मान लो अगर ऐसे ऐसे करके अगर करीबन ऐसे 10 हैं टोटल, है ना, तो 10 जगह हैं, हर 10 जगहों से अगर 1-1 हज़ार इन्हें आ रहा था, तो कितना हो गया, 10,000 का अमाउंट जो है वो तो फिक्स हो गया कि भाई इनको आएगा, इनको बहुत ज़्यादा उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी फिक्स हो गई थी कि इतना आएगा। दूसरा इन्होंने क्या सोचा कि ये जो जगह है जहाँ से इनको ये परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू रेवेन्यू आ रहा है, इनको भी फिक्स हो जाएगा कि इनको कितना देना है, मान लो 1,000 रुपये देना है, ये फिक्स हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये अपने रेवेन्यू को और बढ़ा पाएंगे, और ऐसा नहीं होगा कि कोई इनसे गलत पैसे ले पाएगा, और जितना भी इनके पास आएगा इनको कंफर्म रहेगा कि भैया इतना पैसे उनको देने हैं, है ना। तो इससे इनके पास से एक एश्योरिटी रहेगी चीज़ों की कि इतनी चीज़ें देनी है। एक रेगुलर फ्लो जो है, रेगुलर फ्लो इन द सेंस कि एक फिक्स फ्लो जो है वो आपके पास यहाँ पे ना परमानेंटली फिक्स रहेगा, वो फिक्स बना रहेगा, है ना। तो रेगुलर फ्लो के बारे में इन लोगों ने सोचा कि ये चीज़ बनी रहेगी। तीसरा इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि जो एंट्रप्रेन्योर्स होंगे उनको भी थोड़ा सा ना अच्छा होगा। ऐसा एंट्रप्रेन्योर्स कौन होंगे यहाँ पे, जो लोग उस जगहों पे ना पैसे लगाएंगे, उन लोग मान लो नए नए हल लाने हैं, नए नए मतलब खेतीहर की चीज़ें लानी है जिससे उसके प्रॉफिट वगैरह बढ़े, तो उनको ये फिक्स होगा कि अगर मान लो यहाँ से तो उन्हें फिक्स रहेगा कि इस जगह से तो यार टोटल क्या है कि 1,000 रुपये ही जाने वाले हैं, तो क्यों ना हम इन पे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह बनाने की कोशिश करें, जिससे हो सकता है कि हमारी प्रॉफिट करीबन 5,000 की हो जाए, तो उसमें से 1,000 दे देंगे तो 4,000 होगा। लेकिन पहले ऐसा था कि जितना ज़्यादा इनको आमदनी होती थी उतने ज़्यादा उसके देने पड़ते थे। मान लो पहले उनको 20% देना पड़ता था, तो पहले अगर वो 1,000 कमा रहे थे तो 20% यानी 200 रुपये देना पड़ रहा था, और अगर 4,000 कमाएंगे तो 20% यानी कि 800 रुपये देना पड़ेगा। तो इस बार उन्हें पता चल गया कि फिक्स अमाउंट इतनी ही है, तो इसके कारण से उन्हें क्या है कि इनको फिक्स रहेगा, कि इनको एंटरप्रेन्योर्स को फिक्स रहेगा कि भाई इतने ही पैसे देने हैं। तो इन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि ये सारे फ़ायदे होंगे, इस कारण से लोगों को सभी को क्या है कि ज़्यादातर फ़ायदे मिलेंगे। इसके कारण से कुछ ह्यूमन फार्मर्स निकल करके आएंगे, कुछ रिच लैंड ओनर्स निकल के आएंगे, जो अपने कैपिटल वगैरह को और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, और एग्रीकल्चर जो है हमारी वो क्या होगी, इम्प्रोवाइज्ड होगी। ठीक है, अब फिर से समराइज़ कर रहा हूँ। देखो अभी तक में हमने क्या देखा, हमने सेकंड टॉपिक में देखा कि यहाँ पे शुरू में क्या होता है कि इन लोगों ने क्या है कि परमानेंट सेटलमेंट लाया था, लेकिन उस समय पे जो रूरल लोग थे वो अपने पहले से ही 1770 में आए जो दिक्कतें थी उस समय के दिक्कतों के कारण से अभी जूझ रहे थे। फेमाइन वगैरह की भूखमरी की कंडीशन थी, और वहाँ पे पैसे कमा रहे थे। इसको ही सोचते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा कि ऐसा है कि यहाँ पे अगर ये पहले से लोग दिक्कतें में हैं, तो हम क्या करते हैं, एक फ़िक्स अमाउंट कर देते हैं। फिक्स अमाउंट पे उन्होंने लेट से एक पैसा कर दिया, जिस पैसे को उन्हें कंटिन्यूसली देना है। इससे उन्होंने 3 चीज़ें सोची। पहला ये सोचा कि इससे कंपनी को एक फ़िक्स रेवेन्यू आते रहेगा, परमानेंट फिक्स हो जाएगा कि इतना पैसा आना है कंपनी को, ताकि वो कंपनी इस चीज़ को आप छोड़ करके अगली चीज़ों के बारे में कुछ सोच पाए। दूसरी चीज़ इन्होंने सोचा कि इससे क्या करेगा कि जो ये फार्मर्स वगैरह होंगे उनको क्या है कि एक फ़िक्स पता चल जाएगा कि इतने पैसे हमें देने हैं, और उसके बाद से वो इस चीज़ को करने के बाद अपने वर्किंग पे और अपने लिए प्रॉफिट ज़्यादा बना पाएंगे। और तीसरा उन्होंने सोचा कि जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो एंटरप्रेन्योर्स को फिक्स हो जाएगा कि इतने पैसे ही मतलब जब जाने उनके पास, तो और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। इन्हें ये 3 चीज़ें लगी, तो इन्होंने सोचा कि इसके फलस्वरूप ये होगा कि जल्दी जल्दी योमन मतलब बहुत ही अमीर फार्मर्स निकल करके आएंगे, रिच लैंडलॉर्ड्स निकल करके आएंगे। तो इससे क्या है कि एग्रीकल्चर की कंडीशन सुधरेगी, और उससे ये जो फेमाइन और ये सारी कंडीशन है इसको हम क्या कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अभी इन्होंने सोची। अब बोल रहा है आफ्टर प्रोलॉन्ग डिबेट अमंग द कंपनी ऑफिशियल, है ना, कि भाई ये चीज़ें तो इम्प्रूव कर नहीं पाए एग्रीकल्चर, तो अब बोल रहा है आफ्टर प्रोलॉन्ग डिबेट अमंग द कंपनी ऑफिशियल द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड द राजाज एंड द तालुकदार्स ऑफ बंगाल, है ना।
दे वर नाउ क्लासिफाइड एज जमींदार। अब देखो बता रहा है कि जमींदार किन्हें कहा गया, जो राजा थे और तालुकदार थे। इन लोगों ने बहुत सोचा ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कि किसको बनाया जाए, है ना, किसको बनाया जाए जो ये रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करके हमें देगा। तो इन्होंने तालुकदार और राजा थे उनको ही बना दिया और उनको नाम दे दिया क्या, जमींदार, है ना। तो जमींदार का देखो यहाँ डिफिनेशन एक बता रखा है। डिफिनेशन ये है कि जमींदार वो लोग थे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। ऐसे नहीं कि जो भी सारे लैंड ओनर है उनको जमींदार कह रहे थे, ऐसा नहीं था। जमींदार उन्हें कहते थे जो रेवेन्यू को क्या करते थे, वो कलेक्ट करते थे। ये रेवेन्यू कलेक्टर्स को जमींदार कहते थे। और जनरली जमींदार किनको बनाए जाते थे, राजाओं को या तालुकदार्स को बनाए जाते थे, है ना, बंगाल के राजाओं को या तालुकदार्स को बनाए जाते थे, क्योंकि इन लोग थोड़े से पावरफुल थे। इन लोग पैसे मांगेंगे लोग दे पाएंगे, है ना, और लोग रिस्पेक्ट भी करते थे। तो यहाँ पे यही बातें बताई गई कि जनरली क्या करते थे, जमींदार कलेक्ट करते थे रेंट अलग अलग वो विलेजेस से, और उसको जाते थे कंपनी को पे किया करते थे। और जो डिफरेंस बचा करता था, डिफरेंस उनके पास जो बचेगा वो उनकी इनकम हुआ करती थी, है ना, तो डिफरेंस वो रख लेते थे। अब इनसे ये हमेशा ही वो लोग सोचते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती थी कि ये जो जमींदार हैं ये इनकी जिम्मेदारी है, और इनकी जिम्मेदारी है कहीं से भी ला करके जो पैसे हैं, मान लो अगर इस तरीके से 10 गांव थे किसी जगह पे, है ना, तो 10 गांव से मिल करके कितना हुआ, टोटल 10,000 रुपये हुआ। तो ये जिम्मेदारी किनकी है, जमींदार की है। जमींदार टोटली ला करके किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे कि लो भैया, और ये आपका 10,000 इकट्ठा हुआ था, ये 10,000 लो, 10,000 से ऊपर जो हुआ है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे वो कर रहा हूँ और वो मेरा फ़ायदा है। मान लो इस बंदे ने, जो जमींदार है, उसने करीबन 13,000 रुपये इकट्ठा कर लिए, तो 10,000 ला करके इनको देगा, 3,000 इनका अपना प्रॉफिट है। कंपनी को भी कोई मतलब नहीं है इसमें, है ना। कंपनी बोलेगी कि भैया ठीक है तुमने कमाया है, मेरा तो काम निकल गया, है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन जमींदार से थी। अब आते हैं, मतलब अगर ये काम जमींदार नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होगा कि उनकी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ऑक्शन हो जाएंगी, उन्हें बेच दी जाएंगी। ये पूरा इनके साथ, किनके साथ, जमींदार के साथ अभी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, मतलब बातें हुई वो ये हुई। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं 1.3 टॉपिक में। क्या है हमारे पास, ये है कि देखो यहाँ पहले टॉपिक्स में एक तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं मार्क करते जा रहा हूँ, वो चीज़ें आपको अपने पास रखनी है ज़रूर, है ना, कि ये जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो इंस्टेड ऑफ फैब्रिकेटिंग अ न्यू स्टोरी यू शुड बी राइटिंग डाउन दीज पॉइंट्स ओनली टू गेट द नंबर प्रॉपरली, राइट। नाउ थर्ड टॉपिक इज वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। पेमेंट को क्यों जमींदार दे नहीं पा रहे थे भाई, जब चीज़ें फिक्स हो गई, 10,000 रुपये इनको देने हैं, इनको 3,000 रुपये मिलेंगे भी, प्रॉफिट भी मिलेंगे, तो भाई आखिरकार ये पैसे इकट्ठा कर क्यों नहीं पा रहे थे, है ना। तो इसके रीजंस हैं कुछ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आप इसके 12th के लिए दे रहे हो तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। यूपीएससी मेंस वगैरह के लिए जो आंसर राइट करते हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। रीज़न है कि ये ज़मींदार जो हैं वो पैसा दे क्यों नहीं पा रहे थे, है ना। तो वो रेगुलरली, मतलब कभी अक्सर ही ऐसा हुआ कि वो पैसा नहीं दे पा रहे थे। ऐसा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसका पहला रीज़न बता रहा है, द इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई, है ना। मान लो कोई तुम ऐसा नया काम स्टार्ट कर रहे हो, जब नया काम स्टार्ट करोगे तो फिर अपने लिए खुद ही बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करोगे, नए फर्नीचर्स लेके आओगे, सारी चीज़ लेके आओगे, उसमें किसी को बड़ा सा टैक्स भी देना पड़े तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। यानी कि मान लो इनके पास अभी जब 17 वो बताया है कि 70s के 70-90s या 70s के आसपास जब फेमाइन पहले से ही पड़े हुए थे, तो इनके पास वैसे ही सामान नहीं था खाने के लिए और बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं थी, है ना। तो ये बंदा जब 200 रुपये कमा रहा है तो शुरुआत में ही इनसे कह दिया गया कि 1,000 रुपये, है ना, मैं तुमसे लूँगा, 1,000 रुपये मैं लूँगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह दिया। तो ये 200 कमा रहा है तो 800 रुपये और कहाँ से लेकर के आए, और 800 रुपये जब तक वो लेके आएगा तो वो और ज़्यादा कर्ज में डूबता जाएगा, तो और ज़्यादा कर्ज में डूबेगा तो अगली बार फसल पे पैसे कैसे लगाएगा, तो ये दे ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। लेकिन कंपनी का लॉजिक इस पर इसलिए ये था कि कंपनी वाले बेवकूफ़ नहीं थे, है ना। कंपनी का ये लॉजिक था इसके ऊपर कि देखो ऐसा है, अभी तो वो 200 कमा रहा है, कल को वो 600 कमाएगा, परसों 1500 कमाएगा, और अगले रोज को वो हो सकता है कि 8,000 कमाने लगे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि अगर वो इतना कमाने लग रहा है तो कंपनी तो ये वापस इनके पास ये नहीं आएगा कि भैया तुम इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो मुझे और ज़्यादा पैसा दो, तब तो वो इतना ही मांगेगा। यानी शुरुआत में अगर उन्हें लॉस हो रहा है तो बाद में बेनिफिट भी तो होगा, है ना। तो कंपनी का ये लॉजिक था। लेकिन इनका लॉजिक जो था, फार्मर्स का, पीजेंट्स का, राइट्स का जो था, वो ज़्यादा आपका लॉजिकल था, ज़्यादा रैशनल था। रैशनल इसलिए था कि भाई शुरू में उनके पैसे ही नहीं थे ज़्यादा, तो वो देते कैसे। तो पहला रीज़न है कि बहुत ज़्यादा इनिशियल डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये पहली दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत क्या थी कि दिस हाई डिमांड वाज इम्पोज्ड ऑन इन द 1790s
when the at the time when the prices of agriculture produce were depressed, making it difficult for the ryots to pay their dues to the जमींदार, है ना। ऐसे टाइम पे इसे इम्पोज किया गया था, क्योंकि मैंने अभी बताया ना गलत समय पे किया गया था, क्योंकि उस समय उनके पास जो पीजेंट्स थे, मान लो अगर तुम्हारे पास सेविंग्स के थ्रू 2,000 रुपये रहे होते और इस बार तुमने फसल बोई है और फसल में सिर्फ तुम्हें 200 रुपये इनकम हुआ है, लेकिन तुम्हें देना कितना है, 1,000 रुपये देना है, तो तुम क्या करोगे कि भाई ये 2,000 में से फिर तुम क्या, जो तुम्हारी सेविंग्स है उसमें से 800 रुपये इसमें से निकालोगे, इसको जोड़ करके इनको दे दोगे, फिर कुछ बचे पैसे इसमें लगाओगे, फिर कुछ बचे पैसे लगाओगे, फिर कल को इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट। लेकिन इन्होंने गलत टाइम पे लगाया, जब लोगों के पास खुद ही पैसे नहीं थे, खुद ही वो दिक्कत में चल रहे थे, तो कैसे देते, है ना। ये दूसरा था। तीसरा रीज़न क्या था, द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल, है ना। रेवेन्यू जो था वो इनवेरिएबल था। इनवेरिएबल का मतलब है, जैसे देखो जो फसल वगैरह होती है खेतों में, वो बहुत ही सर्टेन नहीं होती, कभी बारिश वगैरह और सही टाइम पे सारी चीज़ें हुई तो हो सकता है कि मतलब इनको प्रॉफिट होने वाला था, तो हो सकता है कि, है ना, मतलब 8,000 का प्रॉफिट हो जाता, और कभी बारिश वगैरह नहीं हुई है, पानी वगैरह नहीं है, तो सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा तो 200 रुपये मिलता है, या हो सकता है कुछ भी नहीं मिलता, है ना। तो कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो रेवेन्यू जो परमानेंट सेटलमेंट था वो इनवेरिएबल था, ये कंडीशंस देख करके नहीं था, है ना, तो लोगों को दिक्कत हो जाती थी। इसी के अंडर एक और 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि सनसेट लॉ क्या था। सनसेट लॉ ये कहता है कि अगर पेमेंट जो है वो शाम ढलने से पहले नहीं आई, तो ज़मींदारी की जो चीज़ें थी ना वो ऑक्शन कर दी जाएंगी। मान लो एक हर दिन के एंड में कुछ पैसे लाने थे, जिन्हें हिंदी में लगान वगैरह कहते थे, रेवेन्यू, है ना, ये अपना नाम देते थे रेवेन्यू। तो ये था कि सनसेट लॉ में अगर शाम तक ज़मींदार को इतने पैसे इकट्ठे करके लाने थे, नहीं लेके आया तो ज़मींदार का, मान लो अगर इसे 10,000 लेके आना था ज़मींदार को, और ज़मींदार 8,000 ही ले करके आ पाया, तो इसके बचे हुए पैसे उससे, मतलब जो 2,000 बचा हो उससे उसकी जो ये ज़मीनें वगैरह थी वो ऑक्शन कर दी जाती थी, बेच दी जाती थी। अब चौथा रीज़न क्या है, क्यों ज़मींदार पे नहीं कर पा रहे थे भाई। 3 रीज़न हमने देखे, लोग पे ही नहीं कर रहे हैं इन्हें। चौथा रीज़न है कि द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर्स ऑफ ज़मींदार टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द रैयत एंड मैनेज हिज ज़मींदारी। इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, रेगुलेट करना चाह रही थी। रेगुलेट करने के अकॉर्डिंग से बात यह है कि वो लोग क्या चाहेंगे कि ज़्यादा रैयत पे भी दिक्कत ना आए, रैयत के नज़र में भी ये अच्छे बना रहना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको लगे कि भैया इनके साथ गलत नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ चाहते थे कि हमारा कलेक्शन भी हो। तो ये क्या करते थे कि ज़्यादा पावर दे नहीं रखे थे ज़मींदार को, उन्होंने कह रखा था कि ये चीज़ें तुम नहीं कर सकते। तो अब आगे वाले के पास अगर पावर ही नहीं होगा तो वो इकट्ठे कहाँ से करेगा। और इसके कारण से क्या, जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल भी बता रहा है कि जैसे ज़मींदार का जब कचहरी वगैरह लगता था, कचहरी मतलब जैसे शुरुआत में इनके पास बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता थी, भैया ज़मींदार तो एक तरह का मालिक था, तो उसके पास अपनी पूरी स्वतंत्रता थी। लेकिन उसके बाद जब ये लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट वगैरह लाया, तो उसमें ये उन पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर गए। जैसे जब राजा होता तो राजा अपना दरबार लगाता है, दरबार में अपने लोगों से, है ना, उनसे पूछता है क्या दिक्कतें हैं, सारी चीज़ें, उसका एक सोल्यूशन निकालता है। लेकिन अब क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अपना एक कुछ पर्सन रख देती थी किस चीज़ के लिए, वहाँ सुपरविजन के लिए। कहाँ, कचहरीज में, मतलब जो कोर्ट वगैरह राजा लगाता था दरबार, उस कोर्ट में कुछ लोगों को रख देती थी, अपने लोगों को। वो लोग क्या करते थे कि उनका कुछ क्या करते थे कि कंट्रोल करते थे कि क्या क्या इन्हें कही गई है ना। सो जमींदार्स लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस। ओवर द टाइम कलेक्ट्रेट इमर्ज एज एन अल्टरनेट सेंटर अथॉरिटी, है ना। व्हेन राजा फेल्ड टू पे, when Raja failed to pay the revenue, a company official was speedily dispatched to his जमींदारी with explicit instruction, है ना। अगर राजा जो है वो रेवेन्यू नहीं पे कर पाता था, तो कंपनी का जो ऑफिशियल था वो तुरंत ही, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाता था, तुरंत ही वो क्या करता था, डिस्पैच कर देता था उसको उसकी जिम्मेदारी से, विद कुछ इंस्ट्रक्शन दे करके कि जैसे टू टेक द चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड टू यूज़ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन्स टू डिस्ट्रॉय ऑल द इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी ऑफ द राजा एंड हिज ऑफिसर्स, है ना। मतलब राजा पे इतनी दिक्कत थी, अगर वो नहीं कर पाया तो तुरंत ही उसके डिस्ट्रिक्ट के जो पावर्स वगैरह थे वो ये लोग ले लेते थे, है ना, और उसके सारी चीज़ों को एक एक करके बेचना स्टार्ट कर देते थे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो ज़मींदार थे उनके, मतलब एक तरह के राजा ही थे वो, तो उनके पावर्स बड़े घटाए जाते थे, उन्हें अपने स्वतंत्र तरीके से कोई वो डिसीजन भी नहीं दे सकते थे। कचहरी में इनके लोग बैठे रहते थे, कुछ भी इधर उधर गलती होती थी तो वो ले लेते थे, मतलब वो क्या करते थे कि चीज़ों का ऑक्शन करने लगते थे, है ना। थोड़ा सा और बता रहा है कि यहाँ पे रेंट कलेक्शन वाज प्रीनियल प्रॉब्लम, है ना। होता क्या था, एक जो रेंट कलेक्शन है ये एक बड़ा दिक्कत वाला चीज़ होता था। इसमें क्या होता था कि कभी कभी जो हमने बात करी है कि कभी ठीक से फसल नहीं हुई है,
कभी कभी एंड लो प्राइसेस मेड पेमेंट ड्यूज डिफिकल्ट फॉर द रायट्स एंड अदर टाइम रायट डेलिबरेटली डिलेड द पेमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब रैयत क्या करते थे कि रैयत को ना क्या है कि ये स्वतंत्रता मिल गई थी कि भाई इन लोगों को क्या था कि ज़मींदार को पे करना था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई मतलब नहीं था कि ये रैयत दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किससे चाहिए था? इनको चाहिए था ज़मींदार से। तो ये सारे दिक्कतें ज़मींदार के ऊपर क्रिएट कर रही थी, और रैयत को ये दिखता था कि यार ये ज़मींदार जो है वो मेरे पे अत्याचार कर रहा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो इनके ऊपर अच्छे बने हुए हैं, है ना। तो इनको लगता था ज़मींदार दिक्कत कर रहा है, तो ये ज़मींदार को परेशान करने के लिए इन्हें टैक्स ही नहीं देते थे, मतलब जो रेवेन्यू देना होता था वो देते ही नहीं थे, उसे जानबूझ करके लेट करते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि जैसे आज के शाम तक इन्हें देना है पैसे सारे, और मैं पैसे इनको नहीं दूंगा तो धीरे धीरे कहूँगा लेट, या फिर कहीं भाग जाऊँगा या फिर कुछ छुप जाऊँगा, तो मैं पैसे नहीं दूंगा इन्हें, तो इनका तो सारी चीज़ें बिक ही जाएंगे, फिर बाकी अपने आप ये देखेंगे, और जब ये बिक जाएंगे फिर दूसरा कोई आएगा, फिर उसको हम देखेंगे कैसे करना है। तो ये डेलिबरेटली जानबूझ करके उसे लेट करते थे। अब बोल रहा है कि रिच रैयट्स एंड विलेज हेडमैन, जोतदार और मंडल्स वेर ओनली टू हैप्पी टू सी द जमींदार इन ट्रबल। यही बोला कि ये जो जोतदार, अभी मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बताया था जोतदार के बारे में, अब इसका इंट्रोडक्शन होगा स्टार्ट। ये जोतदार और ये लोग क्या थे, ये बहुत ही खुश होते थे, देखते थे कि कौन ये जमींदार परेशान हो रहा है, तो इसके कारण से ये बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे, है ना। तो इसके इसके उसमें देखो ये भी था कि जमींदार जो थे वो इतने बेवकूफ़ तो थे नहीं, जमींदार भी अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते थे, उस समय भी कोर्ट वगैरह हुआ करती थी, तो जमींदार क्या करते थे कि इसके अगेंस्ट में ना लॉ सूट वगैरह फाइल करते थे, केसेस वगैरह करते थे। लेकिन वहाँ पे बताया गया कि पहले से ही 30,000 केसेस चल रहे हैं भाई, वहाँ पे 1798 की बात बता रहा है कि वहाँ रेंट पेमेंट को लेकर के 30,000 पहले से ही पेंडिंग सूट्स चल रहे थे। तो कोई भी केस अगर फाइल करेंगे तब तक क्या है कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा इनका नंबर आने में, तब तक इनकी सारी चीज़ें बिक चुकी होंगी, है ना। तो ज़मींदार इसमें पूरी तरीके से फंस चुके थे, है ना। अब आते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे। अब भाई ज़मींदार अगर फंस गया है तो ज़मींदार इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं, है ना, इतना इतना ज़्यादा बेवकूफ़ होगा नहीं। वो क्या करेगा कि अपने तरफ से कुछ उसने प्लान बना लिया, है ना। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, यहाँ बता रहा है राइज ऑफ जोतदार, यानी ऑब्वियसली जो जोतदार थे वो बेवकूफ़ थे नहीं, वो भी अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर रहे थे। कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में हमने देखी और यहाँ पे उसके बारे में और देखेंगे। पहले देखो जोतदार कौन है। जोतदार बताया गया कि ये जोतदार एक बेसिक भाषा में ये समझो कि कुछ अमीर टाइप के, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, अमीर टाइप के ये क्या होते थे, किसान भी होते थे, और ये लोकल ट्रेडर भी होते थे, और मनी लेंडर भी होते थे, है ना, जिनके पास तमाम पावर था, और ये बहुत सारे जो पुअर कल्टीवेटर्स थे, किसान वगैरह थे, उनको कंट्रोल किया करते थे। इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस गांव में इसलिए हुआ करता था क्योंकि ये लोग क्या करते थे, उसी गांव के ही रहा करते थे, गांव के रहेंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि गांव वाले इनको ही ज़्यादा जानते रहेंगे, और इनको पता है कि यार ज़मींदार जो है वो तो आएगा, तो वो तो उसके अंडर में तो कई सारे गांव हैं ना, तो वहाँ देख सकता है, वहाँ देख सकता है, लेकिन अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो मेरे ऊपर तो यार जोतदार इसी गाँव का है, वो मुझे मेरी छुट्टी कर देगा, है ना, वो मुझे दिक्कत कर देगा मेरे लिए। तो मेनली जोतदार कौन थे? ये जोतदार जो थे वो ट्रेडर्स भी थे, मतलब व्यापारी भी थे आपके, मनी लेंडर्स भी थे, है ना, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ये लोग किसान वगैरह भी, किसानी वगैरह भी कराते थे, है ना, और बहुत ज़्यादा इमेंस पावर भी रखते थे। तो ये बहुत ही पावरफुल लोग थे, यानी एक तरीके से जो आपके कौन थे, रैयत थे और ज़मींदार, ज़मींदार और रैयत के बीच के एक ये मीडिएटर थे, मीडिएटर बन के रह गए थे। जो ये कहता था वही ये लोग करते थे, और ज़मींदार भी उसमें परेशान होता था, और ये लोग क्या करते थे, मज़ा लेते थे, है ना। तो ये बता रहा है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वॉज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स who brought their own plow, labored in the field and handed over half the produce to the जोतदार after the harvest। ये वर्ड्स यूज होंगे आपके, और हो सकता है एग्जाम में आ जाए 1 नंबर में। अधियार्स और बर्गदार्स कौन होते थे? तो देखो अधियार और बर्गदार ऐसे लोग होते थे, एक तरह के शेयर क्रॉपर्स होते थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब है कि मान लो इतनी बड़ी ज़मीन है, ज़मीन आपकी रहेगी, और ये ऐसे घूमते फिरते आ जाते थे वहाँ पे, मतलब ऐसे रियली घूमते फिरते नहीं, इनको पता रहता था कहाँ जाना है, तो वहाँ आ जाते थे, और ये एडवांस अपनी टेक्नोलॉजी मतलब वो लेकर के आते थे, जिससे उन्हें वो लेबर वगैरह करना है। और वो क्या करते थे कि इस ज़मीन पे खूब सारी अपनी जो फसल उगानी है वो उगाया, 50% जो है वो अपने ले लिया, और 50% जो है वो इनको दे दिया, जोतदार्स को दे दिया, और वहाँ से फिर वो निकल गए, फिर अगली जगह हार्वेस्ट कर लिया। तो ऐसे लोग को कहते थे हम लोग अधियार्स, है ना, या बर्गदार्स। ये चीज़ अभी भी चलती है, उधर के साइड अभी भी चलती है, इसे वहाँ के लेमैन के भाषा में कहते हैं अधिया।
अभी भी यहाँ पे चलती है और उसे अधिया कहते हैं ना, कि अधिया पे दे देते हैं। तो इससे इनको जोतदार को फ़ायदा ये होता था कि इनको इतना परेशान नहीं होना पड़ता था। परेशान किस चीज़ में नहीं होना पड़ता था कि भैया ज़मीन में मतलब फसल हो रही है कि नहीं हो रही है, पानी सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फसल कैसी होगी क्या है, इतना परेशान नहीं होना है इनको। बस ये पता है कि भाई ज़मीन मेरी जा रही है, ये यूज़ कर रहे हैं और आधा तो मेरे पास आ जाएगा, है ना। सो इसे कहते थे अधियार्स और अभी इसे अधिया कहते हैं। अब अगली बात बता रही है कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जमींदार तो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे, सारी ड्यूटीज़ को कंट्रोल कर रहे थे, ज़मींदार की ऑफिशियल जो ड्यूटीज़ वगैरह हो रही थी इसको ये मैनिपुलेट एक तरीके से कर रहे थे, और पुअर विलेजर्स के बीच में, है ना, और ये इनके ज़मींदार के बीच में एक ये बन के हर्डल बन के रह गए थे। ठीक है।